एक चैप्टर है आपका पोएट एंड पैनकेक्स, वो बता देते हैं आज। हाँ, एक्चुअली क्या है, पोएट एंड पैनकेक कोई स्टोरी नहीं है आपका ये, ठीक है, ये एक आर्टिकल है। जैसे आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे ना, द एलिंग प्लैनेट पढ़े थे, और कौन सा चैप्टर पढ़े थे हम लोग, लैंडस्केप ऑफ द सोल, डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूज, पढ़े थे ना ये सब। वो सब क्या है, एक आर्टिकल की तरह है। तो पोएट एंड पैनकेक को समझने के लिए क्या करना है, जैसे ये पहला चैप्टर है जिसमें हम आपको बोलेंगे कि कॉपी सामने रखना, इसलिए रखना क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर जो होगा साथ ही साथ होते जाएगा। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर हम लोग ये सोचेंगे कि पहले पूरा पोएट एंड पैनकेक्स पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। पोएट एंड पैनकेक क्या एक हेवी आर्टिकल है, जैसे इंटरव्यू था ना आपका, इंटरव्यू क्या था ना, शॉर्ट आर्टिकल था, इंटरव्यू के बारे में था, डेली वर्ड्स यूज हुआ हम लोग का, नोन टर्म था, तो इसलिए हम लोग समझ गए। लेकिन पोएट एंड पैनकेक थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट कर देगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, पोएट एंड पैनकेक जो आर्टिकल है, इट इज अबाउट ए स्टूडियो। अब स्टूडियो का मतलब क्या समझते हैं, पहले हमको ये बताओ, स्टूडियो का क्या सेंस निकालते हो, वहीं जहां पर आप आधार कार्ड का फोटो खिंचवाए थे, तो बताइए स्टूडियो क्या होता है। लेट मी टेल यू, बताते हैं आपको। स्टूडियो हम लोग जो जनरली समझते हैं ना, जो हम लोग गलती इंटरव्यू में कर रहे थे, एग्जैक्टली इसमें भी हो जाएगा आपसे। पहले समझिएगा स्टूडियो क्या होता है। स्टूडियो इज ए प्लेस वेयर, जहां पर आप लोग का पहले फिल्मों का शूटिंग चलता था। जैसे आप लोग जानते होंगे कि स्टूडियो पहले जो 1960 या 70s में मूवी जो बनता था ना, विद इन 4 and 5 days कंप्लीट, कुछ ने स्टार कास्ट डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद बुला लिया, 4 से 5 दिन में फिल्म का टाइटल दिया, जो भी क्रू मेंबर्स हैं, जो भी एक्ट्रेस है, एक्टर है, सबको एक जगह पे बुला लिया, स्टूडियो के अंदर ही शूटिंग हो जाता था। स्टूडियो आप एक छोटा मोटा प्लेस मत समझिएगा, स्टूडियो एक बहुत बड़ा सा प्रीमाइसेस होता है, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारा पेड़ पौधे, फॉरेस्ट का सीन है तो फॉरेस्ट रहेगा, आर्टिफिशियल अगर पानी का फ्लो कर दिया तो नदी का भी सीन हो गया, अंदर में मस्जिद, मंदिर, चर्च, सब चीज का फैसिलिटी रहता है। मतलब क्या होता था पहले ना, कि एक्टर एक्ट्रेस आए और 4 and 5 days का शेड्यूल रहा और सारा फिल्म का शूटिंग इनसाइड हो गया। 1960 तक का दौर में यही था। लेकिन अभी वर्तमान में जब आप जाइएगा तो 4 से 5 दिन में नामांकन नहीं हो पाता फिल्म का, बनने का तो बात ही छोड़ दीजिए। आने वाला 2 अक्टूबर को है चौहान, अजय देवगन का, और उसका टीजर अभी आता है। सोचिए मैंने कितना मैंने हाइप चलता है। अभी देखिए रामायणा का जो फर्स्ट पार्ट का टीजर आया, टेलर जो आ गया फर्स्ट पार्ट का, अभी सेकंड पार्ट, इनफैक्ट सेकंड पार्ट का 40% कंटेंट इज रेडी, लेकिन रिलीजिंग कब है, 2029 सीधे लेके जाएगा वो। सोचिए, पार्ट 1 अभी दिखा रहा आपको, पार्ट 2 का मैंने 40% शूटिंग हो चुका है, लेकिन 2029। बिग क्लास बिटवीन पुष्पा 3 एंड रामायण 2, ठीक है। अब पुष्पा 3 50 to 60% डन, लेकिन आएगा कब, 2029 में। सोचिए कितना तैयारी। अब क्यों है, क्यों टाइम टेकर हो जाता है सर मूवीज का, अगर मल्टी स्टारर नहीं है, अगर हम लोग बात करें अगर किसी मूवी का, जब मल्टी स्टारर नहीं है तो इतना लंबा लॉन्ग टाइम क्यों जाता है। बिकॉज ऑफ रीजन है, क्योंकि आज के जो डायरेक्टर हैं वो ये देखते हैं कि कोई फिल्म का जब शूटिंग हम करें तो अलग अलग सीन को लेना चाहते हैं वो, ठीक है। वीएफएक्स आ गया है, उसका कमाल अलग है, लेकिन नेचुरल जो नेचुरल है वो नेचुरल ही रहेगा, अंडरस्टैंड। तो क्या होता है कि अब क्या, कोई क्रू मेंबर्स को अगर हम डिसाइड किए, अगर हम ही डायरेक्टर हैं तो हम अगर एक्टर एक्ट्रेस को बोल दिए कि हम लोग को इतने तारीख को वहां पर ये फिल्म का शूटिंग है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अदर कास्ट उस टाइम में फ्री है कि नहीं है, क्योंकि एक कोई फ्री हुआ तो दूसरा एंगेज हो गया, अंडरस्टैंड। तो ये प्रॉब्लम आता है, इसीलिए अब का फिल्म बनने में थोड़ा टाइम टेकर है। स्मॉल बजट है, सिंगल स्टार कास्ट है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मल्टी स्टारर है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सब इशू आने लग गया है, इसी कारण से फिल्मों का शूटिंग जो है 1990s के बाद से, हालांकि 2005-10 तक भी कम समय में हो जाता था, 2-4 महीने में, लेकिन अब क्या है कि ये 3 to 4 years का टाइम टेकर हो गया, ठीक है। वाई, बिकॉज ऑफ कि 90% जो फिल्मों का शूटिंग हो रहा है वो आउटडोर हो रहा है। आउटडोर हो रहा है मतलब स्टूडियो के बाहर हो रहा है, और पहले जो भी शूटिंग हो रहा था वो कहाँ होता है, इंडोर हो रहा था, इसी कारण से, ठीक है। तो अब चलते हैं सर कुछ ऐसे मूवीज का बताओ, मतलब सर आपका कहना है कि 90% जो फिल्में की शूटिंग आउटडोर हो रही है और 10% इंडोर, अभी भी हम मानते हैं कि 10% इंडोर हो रहा है, तो वो 10% इंडोर कहाँ पे हो रहा है और इसका क्या, इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास। यू मस्ट बी नोइंग, राजा मौली साहब को जानते होंगे आप, जिन्होंने एक समझ लीजिए रेवोल्यूशंस लाया फिल्म इंडस्ट्री में बाय मेकिंग द मूवी सच एज बाहुबली। बाहुबली जब उन्होंने लाया तो एक समझिए क्या है, मैंने लोग ढूंढते रह गए कि वो साइट कहाँ पर है जहाँ से प्रभास कूदा था। तो वीएफएक्स का कमाल जो है उन्हीं के देन है, और आज लोग उन्हीं पर कंसेप्शनल पर चल रहे हैं। और अभी आप देखिए तो 2 ऐसी फिल्मों का हम दे सकते हैं आपको, सल्लार।
सलार का जो शूटिंग हुआ है ना, वो हुआ है हैदराबाद में श्री राम स्टूडियो में। हैदराबाद का श्री राम स्टूडियो जो आज भी है, वो जो देखते होंगे आप, थोड़ा सा देखिए उसका, अगर आप फिल्मों के शौकीन है या फिर नहीं भी हैं तो साउथ इंडियन के जो शौकीन होंगे आप, तो उसका जो आप देखिएगा बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैकिश दिखेगा, देखिएगा। केजीएफ और सलार मूवी को आप देखिए ध्यान से, तो आपको लगेगा ना कि पूरा होल डे का शूटिंग नाइट में हुआ है, एकदम डार्क रहेगा वो, बिकॉज ऑफ द स्टूडियो। वो स्टूडियो का इंपैक्ट है, समझ रहे हैं, वो स्टूडियो में शूटिंग हुआ है। वो स्टूडियो जहां पर आप देखें, जहां पर इस फिल्म का शूटिंग हुआ है, अगर आप विजिट करना चाहें तो इट इज़ अलाउड बाय हैदराबाद गवर्नमेंट, आप चाहें तो उसमें विजिट कर सकते हैं। नन अगर डायरेक्शन डे चल रहा हो तभी आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आप विजिट कर सकते हैं कहाँ पर क्या हो, एक म्यूजियम की तरह हैदराबाद गवर्नमेंट का ये सोर्सेस ऑफ इनकम बन गया आज के डेट में, ठीक है। लेकिन वो अभी भी फिल्मों के शूटिंग के लिए ओपन है और अभी भी फिल्में को शूटिंग होती है। इनफैक्ट सलार 2 जो आ रहा है आपका वहीं पर शूट हो रहा है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि ठीक है सर, अब समझ में आ रहा है कि स्टूडियो एक बड़ा सा प्रीमाइसेस होता है जिससे फिल्मों की शूटिंग होती है जनरली, ठीक है। अब भले ही कम हो रहा होगा लेकिन होता है, ठीक है। तो आप इस जो सर ये पोएट एंड पैनकेक है, इसमें कौन से स्टूडियो के बारे में बता रहे हैं? अगर काश हम लोग श्री राम स्टूडियो के बारे में पढ़ रहे होते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो उस स्टूडियो के बारे में नहीं है। देयर इज ए स्टूडियो नेम्ड जैमिनी स्टूडियो। एक स्टूडियो था जिसका नाम क्या था? जैमिनी स्टूडियो, लोकेटेड इन मद्रास। जो कहाँ लोकेटेड था? मद्रास में 1940s। कब के दशक में था ये? 1940 के दशक में था एक स्टूडियो जिसका नाम क्या था? जैमिनी स्टूडियो, ठीक है। लोकेटेड कहाँ पर था? मद्रास में। मतलब सर इस पैराग्राफ, इस पूरे आर्टिकल में हम लोग एक स्टूडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा एकदम स्लॉपिंग से समझिएगा। एक स्टूडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं विच वॉज लोकेटेड इन मद्रास। जो कहाँ पर लोकेटेड था? मद्रास में। ओके सर, तो अगर हम लोग इस आर्टिकल में सर पढ़ने वाले एक स्टूडियो के बारे में है तो व्हाई द टाइटल इज पोएट एंड पैनकेक्स। फिर इसका टाइटल पोएट एंड पैनकेक्स क्यों पड़ गया? ये आता है ना सवाल, ठीक है। तो व्हाट इज पोएट एंड व्हाट इज पैनकेक, व्हाट इज द रिलेशन विद द स्टूडियो? चलिए हम बताते हैं। 1940s का दशक का मतलब इंडिया फ्रीडम में नहीं था, ठीक है। पहली बात, जब वहां पर ये जो स्टूडियो था ना, वहां तमिल फिल्म बनता था मोस्टली, और कुछ इंग्लिश फिल्मों का भी शूटिंग होता था, ठीक है। और आपको पता होगा कि पोएट या कंपोजर दोनों एक ही वर्ड होते हैं, ठीक है। फिल्मों का जब शूटिंग होता था, अगर इंग्लिश फिल्म है या फिर कोई तमिल फिल्म है, उसमें जो गाने लिखे जाते थे, इट इज रिटन बाय कंपोजर। ये किसके द्वारा लिखे जाते थे? कंपोजर, जिसको उस समय के ओल्डर वर्जन में क्या नाम पड़ता था इसका? पोएट। इसीलिए टाइटल एनसीईआरटी ने क्या चुन के दिया आपको? पोएट, ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड। पोएट इसलिए क्योंकि फिल्मों का शूटिंग होता था, फिल्म का शूटिंग मतलब सॉन्ग, और सॉन्ग को कंपोज करने वाले क्या कहलाते हैं? कंपोजर, ठीक है सर। व्हाट अबाउट पैनकेक्स सर? फिर ये पैनकेक्स क्या है? पैनकेक्स फिल्मों का शूटिंग का मतलब एक्टर एंड एक्ट्रेस। एक्टर एंड एक्ट्रेस का मतलब होता है मेकअप, और मेकअप का मतलब उस समय का ब्रांड मेकअप मटेरियल था क्या? पैनकेक्स। जैसे आज है ना फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, understand exactly. Pancake was the name of a makeup material that Gemini Studio used in the amount of a truck load. कहते हैं इतना अमाउंट में यूज होता था। 1960 तक एक ब्रांड था किस चीज का? मेकअप मटेरियल। तो पोएट, जो ऑथर को ऐसा लगा, ऑथर तो अपना अलग बुक लिखा था, एनसीईआरटी को ऐसा लगा कि टाइटल क्या कर देते हैं इसका? पोएट एंड पैनकेक्स, ठीक है। पोएट एंड पैनकेक्स। अगर टाइटल को कोई क्रैक करने बोले आपको तो आप बता सकते हैं कि फिल्म भैया ये स्टूडियो के बारे में है और स्टूडियो में चलता था शूटिंग वगैरह, तो इसीलिए फिल्मों का कंपोजर को, जो गाने का कंपोजर था, इसलिए पोएट दिया गया, और पैनकेक्स था एक मेकअप मटेरियल का नाम, ठीक है। चलिए सर अब थोड़ा सा कुछ राइटर के बारे में बताइए। हु हैज रिटन दिस वन? इट वाज रिटन बाय अशोका मित्रम। अशोका मित्रम इज ए तमिल राइटर। अशोका मित्रम कौन थे पता है? एक तमिल राइटर थे, ठीक है। और इन्होंने ही इस पूरे स्टूडियो के बारे में हम लोग को बताया है। सर वाज द नेम ऑफ द बुक, या फिर जो उन्होंने अशोका मित्रा ने जो लिखा, क्या उन्होंने पोएट एंड पैनकेक लिखा था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने लिखा था एक बुक जिसका नाम था माई ईयर्स विथ बॉस। माई ईयर्स विथ बॉस, ये है उनका बुक का नाम, ठीक है। मेरे गुजारे गए साल मेरे मालिक के साथ, ठीक है। ये उन्होंने बुक लिखा था माई ईयर्स विथ बॉस। यानी कि जो आप पार्ट पढ़ने वाले हैं आर्टिकल का, जो आर्टिकल का हिस्सा भी आप पढ़िएगा पार्ट बाय पार्ट में, वो किस बुक से लिया गया? माई ईयर्स विथ बॉस से। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि बुक कौन सा बुक से लिया गया? पोएट एंड पैनकेक, माई ईयर्स विथ बॉस से, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने ये टाइटल ना देख करके कौन सा दिया है? पोएट एंड पैनकेक्स। बात समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं? अब ये अशोका मित्रन जो है, हम लोग को ईच एंड
एवरीथिंग बताएंगे किसके बारे में, स्टूडियो के बारे में। अब क्या है कि हर एक पैराग्राफ में अलग अलग चीजें हैं। किसी पैराग्राफ में स्टूडियो के बारे में बताया गया है, किसी पैराग्राफ में मेकअप के बारे में बताया गया, किसी पैराग्राफ में लोगों के बारे में बताया गया, मेंबर्स के बारे में बताया गया है। तो इतना सारा जो चीजें हैं वो मल्टीपल चीजें स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, इसको ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर वे में पढ़ाते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, पूरे पोएट एंड पैनकेक में फर्स्ट पैराग्राफ क्या है और उससे रिलेटिव क्वेश्चन क्या है वो तुरंत ऑन द स्पॉट लिखाएंगे, ताकि एक पैराग्राफ में एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग साइड हो जाएं। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ में क्या है सर और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उसका हम पैराग्राफ का टाइटल देंगे। जब भी पोएट एंड पैनकेक को, हालांकि हम सिंगल पॉइंट भी दिखाएंगे आज आप लोगों को क्या बना है इसका सिंगल सिप में, लेकिन अभी फिलहाल इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर करने के लिए पैराग्राफ बेस पर चलना होगा। ठीक है, तो आप अपना पहले निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिएगा नोटबुक, क्योंकि पहला चैप्टर है जिसमें आपको साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, पैराग्राफ भी दे देना है, क्वेश्चन आंसर भी करना है। चलिए ऊपर हेडिंग हम फिर से दे देते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ यही है हमारा। हाँ, अबाउट, आप लोग पोएट एंड पैनकेक्स टाइटल दे देना और उसके बाद पहला पैराग्राफ किसके बारे में होने जा रहा है, अबाउट पैनकेक्स एंड जेमिनी स्टूडियो। और इससे हम एक क्वेश्चन निकाल रहे हैं आपके लिए। व्हाट वाज पैनकेक एंड वेयर वाज जेमिनी स्टूडियो, फर्स्ट पैराग्राफ का सिंगल क्वेश्चन, मात्र 5 पैराग्राफ में कंप्लीट कर देंगे हम आपके लिए। ठीक है, और ये पोएट एंड पैनकेक जिसको सबसे कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं फ्लेमिंगो बुक में, इजीएस्ट वे में आपका फिनिश कर देंगे हम। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है आपके सामने, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पैराग्राफ पर। जैसे कि ये पहला पैराग्राफ है मेरा और पहले पैराग्राफ से हम एक क्वेश्चन निकाले, व्हाट वाज पैनकेक एंड वेयर वाज जेमिनी स्टूडियो। यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका छोटा सा पैराग्राफ, और उसमें इंट्रोड्यूस किया गया किसके बारे में, पैनकेक्स के बारे में, जिसके बारे में ऑलमोस्ट हम 1-2 लाइन बताए हैं, और जेमिनी स्टूडियो क्या था। तो हम ध्यान से सुनिएगा हम क्या बता रहे पैराग्राफ में, जो आपको लिखना भी है साथ ही साथ आंसर में। ठीक है, एक्चुअली जेमिनी स्टूडियो वाज सेटअप इन मद्रास। जेमिनी स्टूडियो कहां सेटअप किया गया था, मद्रास में, न्यू नेम इज चेन्नई। ठीक है, इट वाज सेटअप इन 1940। कब सेटअप किया गया था इसका, 1940 में। एंड इट्स फाउंडर वाज, कहते हैं इसके जो फाउंडर थे जेमिनी स्टूडियो का, रफरी लिख रहे हैं, उनका नाम था S.S. वासन। ठीक है, फाउंडर का नाम क्या था, S.S. वासन। फाउंडर मतलब सर क्या हो गया, माने जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो को माने एक तरह से नींव डाला था, जिन्होंने, उनका नाम था क्या, S.S. वासन। ठीक है, बट एक्चुअली इट वाज लोकेटेड इन चेन्नई, मद्रास में जो लोकेटेड था 1940s में। सो द बिल्डिंग वाज बिलीव्ड टू बी, सपोज टू बी एन ब्रिटिश हुज नेम वाज रॉबर्ट। ये जो बिल्डिंग चल रहा था, जिस बिल्डिंग में जेमिनी स्टूडियो चल रहा था, वो एक अंग्रेज का था जिसका नाम क्या था, हम लोग को लैंडलॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है कि चला कौन रहा था इसको, चला कौन रहा था, S.S. वासन। ठीक है, एज फार एज पैनकेक इज कंसर्न, जहां तक पैनकेक का संबंध है, इट इज फेमस मेकअप मटेरियल ड्यूरिंग दैट टाइम। उस समय ये बहुत ज्यादा फेमस मेकअप मटेरियल था, दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट इन ट्रक लोड्स, जिसको जेमिनी स्टूडियो में ट्रक भर भर के मंगाया जाता था। नॉट ओनली इंडियन एक्टर्स, देयर वर सम इंडियन एक्टर्स ऑल्सो, along with Indian actors, some foreigner actors were also using what, pancake, such as the name Miss Zohar, बैजंती माला, ग्रीटा गार्बो, ये सब नाम दिया है बुक में। बैजंती माला तो हम लोग इंडियन नेम लग रहा है ना, ये सभी तमिल राइटर, जितने भी तमिल एक्टर और एक्ट्रेस जो भी थे, और हमारे ग्रीटा गार्बो या जोहार जो फॉरेन एक्ट्रेस थी, whom I don't know, जिसको हम भी नहीं जानते हैं, दे ऑल वर क्रेजी आफ्टर व्हाट, पैनकेक। वो लोग सब किसके पीछे पागल थे, पैनकेक के पीछे। ठीक है, तो अब हम लोग के इसके पास जो ये क्वेश्चन आ रहा है, जो फर्स्ट पैराग्राफ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हम लोग इसके बारे में बहुत चीज लिख सकते हैं कि पैनकेक क्या था और जेमिनी स्टूडियो कहां था। ज्यादा 5 से 6 लाइन में लिख लेंगे हम लोग। स्टार्ट कर लीजिए इसको, आंसर को लिखिएगा। इन द चैप्टर पोएट एंड पैनकेक, in the chapter poet and pancake, in the chapter poet and pancake by Asoka Mitran, ASHOKA, by Asoka Mitran, ठीक है, कॉमा दे दीजिएगा। कॉमा दे दिए। जेमिनी स्टूडियो वाज लोकेटेड इन, जेमिनी स्टूडियो वाज लोकेटेड इन, जेमिनी स्टूडियो वाज लोकेटेड इन मद्रास, जेमिनी स्टूडियो वाज लोकेटेड इन मद्रास in 1940, in 1940, full stop. SS Vasan, SS Vasan was the, SS Vasan was the director of it. SS Vasan was the director of it, IT. Full stop. Pancake was the name of, pancake was the name of, pancake was the name of a makeup material. Pancake was the name of a makeup material. Full stop. It was used, it was used largely, it was used largely by the actors from abroad, by the actors from abroad, by the actors from abroad along with Indian actors, abroad, ABROAD, along with Indian actors, along with Indian actors. लिख लिए, फुल स्टॉप दे दो। ये बेसिक निकल गया हम लोग का, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ लिखे, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसका सेकंड पैराग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Makeup department and तीनों क्वेश्चन मत लिखिएगा, पहला सिर्फ लिख के छोड़ दीजिएगा। 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं।
सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन लिख के ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है यहीं से, मतलब यही डिपार्टमेंट से आएगा, इसीलिए सेकंड जो आपका है पैराग्राफ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सिंगल 1 2 हाँ 6 से 6 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा ये, तो समझिए 3 क्वेश्चन तो यहीं आ गया, ठीक है। समझिएगा क्या लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ किसके बारे में है, अबाउट मेकअप डिपार्टमेंट एंड ऑफिस बॉय। मैंने इंपॉर्टेंट यही है और ज्यादातर जैक का फेवरेट सेक्शन भी यही है, यही से क्वेश्चन आता है। समझिएगा द मेकअप डिपार्टमेंट, पहले मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताते हैं और ध्यान से सुनिएगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज एट द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। कहते हैं मेकअप डिपार्टमेंट जो था स्टूडियो का वो सबसे ऊपर के फ्लोर में था, सबसे ऊपर का फ्लोर पर चलता था क्या, मेकअप डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड यू कैन इमेजिन चेन्नई जो वर्तमान में है मोस्ट ह्यूमिडेटेड प्लेस इन इंडिया, सबसे ज्यादा वहीं पर गर्मी होती है, तो आप कल्पना कीजिएगा द मेकअप डिपार्टमेंट वाज एट द टॉप फ्लोर एंड इट हैड ए लुक लाइक सैलून। कहते हैं इसका जो लुक था ना एकदम सैलून की तरह था, ऑब्वियस है होगा ही क्योंकि है क्या भैया वो मेकअप रूम है। देयर वर मोर देन हाफ दर्जन बिग मिरर्स, कहते हैं आधा दर्जन से अधिक बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे कहां पर, रूम में। एंड देयर वर ऑल इनकेंडेंस लाइट, मतलब वहां जो लाइट होता था ना, आपको अभी तो ये व्हाइट आ गया है, पहले येलो वाला देखते थे ना, बड़ा बड़ा चलता था, और पूरा कमरे में शीशा लगा हुआ है, येलो डार्क लाइट जल रहा है, तो यू कैन इमेजिन इट वाज लाइक ए फायर रूम। मैंने कहते हैं कि ये बिल्कुल किस रूम की तरह था, ये फायर रूम की तरह था। नो एनी एक्टर्स एंड एक्ट्रेस वांटेड टू बी देयर फॉर मेकअप, कोई भी एक्टर और एक्ट्रेस वहां नहीं जाना चाहते थे, किस लिए, मेकअप के लिए। बिकॉज इट मीन्स मैंने समझ ली दे हैड गिवन द रूम द नेम ऑफ ए रूम, मेकअप रूम की जगह पर वो लोग फायर रूम ही बुलाते थे, ठीक है। दे नेवर वांट टू बी देयर, वो कभी जाना ही नहीं चाहते थे। और कल्पना कीजिए कि दैट इफ देर इज ए लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, देर इज स्वेट ऑन योर फेस एंड समबडी यूजिंग लोशन एंड पोशन, हाउ डू यू फील। आप सोच के देखिए कैसे फील करेंगे आप, तो ठीक है वो लोग जाने ही नहीं चाहते थे। खैर ये तो फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग सुनिएगा, द मेकअप डिपार्टमेंट वाज रेगुलेटेड बाय ए बंगाली फर्स्ट। मेकअप डिपार्टमेंट को जो चला रहा था ना एक बंगाली था। आफ्टर हिम ए महाराष्ट्रियन हैड टेकन हिज प्लेस, उसके बाद उसका जगह कौन ले लिया, एक महाराष्ट्रियन। दैट महाराष्ट्रियन हैड नंबर ऑफ वर्कर्स अंडर हिम, महाराष्ट्रियन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते थे। एंड दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट स्टेट, बट दे वर्क टुगेदर, लेकिन वो सब एक साथ काम करते थे। इट वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन स्टूडियो। कहते हैं राष्ट्रीय एकीकरण का, राष्ट्रीय एकीकरण मतलब क्या होता है सर, छुआछूत का प्रॉब्लम ना होना। 1940s में सेटअप है ना ये जेमिनी स्टूडियो, याद कीजिए 1917 व्हेन गांधी जी वेंट टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, जहां पर उनको पानी ड्रॉ करने का परमिशन नहीं मिला था, ठीक है। नो डाउट उसके बाद से 30 के दौर में दूरदर्शन ने लोगों को अवगत कराया कि छुआछूत का प्रॉब्लम नहीं होता है, लोगों को प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक कराया जा रहा था। लेकिन जेमिनी स्टूडियो में ये डेवलप खुद ब खुद हो चुका था। और अगर पूछा जाए कि कैसे आप कह सकते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन था जेमिनी स्टूडियो में, बोलिएगा सर द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कंट्रोल्ड बाय ए महाराष्ट्रियन हु हैड मेनी असिस्टेंट्स सर, एंड दे ऑल वर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन, but they work together. It was the perfect example of what, national integration, ठीक है। now कहते हैं कि this national integrated people, ये जो एकीकृत लोग जो काम करते थे सब एक साथ, they can make any person look attractive और make any person look desirous, मतलब कुछ भी डिजारियस उनका जो लुक होगा वो दे सकते थे, और किसी को अगली भी बना सकते थे, किसी को ब्यूटीफुल भी बना सकते थे। मतलब ये मत समझना है कि मेकअप हमेशा अच्छे के लिए होता है, मेकअप कभी कभी खराब के लिए भी होता है। जैसे आप जो भी हॉन्टेड मूवीज देखते हैं, जो मेकअप किया जाता है मतलब भूत बनाने के लिए या भूतनी बनाने के लिए, हालांकि भूत बनाने में मेहनत है थोड़ा सा, लेकिन भूतनी में तो कुछ मेहनत नहीं लगता, बाल खोल देता है तो बस हो गया लगभग आधा। और आप नहीं, ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और आप देखिए कोई भी मूवी देखिए जिसमें अगर फीमेल भूतनी है तो वो सुपरहिट कर गया। 1920 डेविल रिटर्न्स, 1920 लंदन, ये भी कर गया। लेकिन आप सोचिएगा कि अगर वो एक और कौन सा था, फॉरगेटिंग, वहां पर मेल को बना दिया, भैया मेल स्मार्ट होता है, वो भूत लगेगा ही नहीं, वो भूत में भी स्मार्टनेस आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो अरे हाँ तो बोल दिया करो, क्या मानते हो कि नहीं। बट ये समझिए, आप देखिए हिस्ट्री, हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा, हम नहीं बोलते हैं ऐसा, हिस्ट्री बोलता है हम लोग को, ठीक है। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी भी पर्सन को अगली या फिर ब्यूटीफुल बनाने के लिए ये लोग काम करते थे, ठीक है। मेकअप, आप एक माइंड सेट हमेशा रखिएगा, मेकअप कभी सिर्फ
अच्छा दिखने के लिए नहीं होता है, मेकअप खराब दिखने के लिए भी होता है, कभी कभी भयानक दिखने के लिए होता है। एंड वी हैव द परफेक्ट एग्जांपल। पता नहीं आप लोग में से कितने लोगों ने अग्निपथ देखा है? अग्निपथ ऑफ सेकंड अग्निपथ, जिसमें संजय दत्त कांचा का रोल किया था। तो करण जौहर के लिए चैलेंज ये था कि कांचा जो था वो बहुत ही अर्लियर जो मूवी बना था बिग बी का, उसमें कांचा का रोल डैनी ने किया था, फिल्म फेयर अवार्ड लेके चले गए वो, ठीक है। तो उनका डेंजरस रोल था, लेकिन कोट पैंट वाले कांचा थे वो। अब करण जौहर के लिए चैलेंज था कि कांचा का रोल किसको दिया जाए, क्योंकि बिग बी के रोल के लिए ऋतिक रोशन को फाइनलाइज किया गया था। तो कांचा का रोल के लिए संजय दत्त को पिक किया गया। अब संजय दत्त को जो पिक किया गया, अब उसमें क्या था, संजय दत्त को बोला गया कि थोड़ा सा कोट पैंट वाला चाहिए हम लोग को, है ना। अब संजय दत्त कोट पैंट पे, अब है तो एक्टर वाला इमेज ना उसका, अब वो लग नहीं रहा था भयानक। तो करण जौहर बोला नहीं यार, नहीं समझ में आ रहा, कांचा को डिफीट करना है तो कांचा मस्ट बी डिफरेंट। तो अब क्या रोल दिया, कैसे इसको किया जाए, ओवरऑल मेकअप इसका। तो उनको बोला गया काम करो, कोट पैंट नहीं शर्ट पैंट पर रहने दो। शर्ट पैंट पर भी नहीं आ रहा था लुक। शर्ट पैंट को जब बोला गया कि एक काम करते हैं कि कांचा को पूरा ब्लैकिश करो, मैंने पूरा ब्लैक, धोती ब्लैक होना चाहिए और ऊपर से कपड़ा इसका ब्लैक कर दो, ठीक है। ब्लैक भी दिया गया, लेकिन हेयर के कारण से लुक अच्छा नहीं आ रहा था। हेयर के कारण से एक मॉडरेट लुक आ जा रहा था उनका। अब उनका हेयर को खत्म कर दिया गया। अब जब हेयर हटाया गया तब भी लुक नहीं आ रहा था, तब भी सेटिस्फाइड। करण जौहर प्रोमिनेंट डायरेक्टर है, ये सबको लुक अच्छा चाहिए। बोला नहीं, क्योंकि कंपटीशन पिछले वाले से है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि उससे बेस्ट होना पड़ेगा। और उसमें बेस्ट किसको डिफीट करना पड़ेगा? डैनी, जो उस समय का अवार्ड लेके चला गया था वो। तो करण जौहर उसका क्या मेकअप करवाया था पता है? डेंजर लुक के लिए उसका आईब्रो तक हटवा दिया। आईब्रो हटाया गया, फिर बाला उनको पहनाया गया, फिर बोला जिम करो और हमको पूरा मसल्स नहीं चाहिए उतना, हमको ये कंधा तुम्हारा नेक सटा हुआ होना चाहिए, कंधा। और लोग के लिए क्या है यार, 15 दिन वो लोग बना कर लेता है। अब आप अगर विकिपीडिया है आपके पास या गूगल, तो देखिए कांचा का लुक, आपको डर लग जाएगा संजय दत्त का। अगर आप देखिएगा उसमें तो एकदम पूरा भयानक रोल, माने लगता ही नहीं है। लास्ट के सीन में थोड़ा सा कांचा मार खा रहा ऋतिक रोशन से, तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता देखने में, लेकिन क्योंकि संजय दत्त का पर्सनैलिटी भी तो है। अब उसमें देखिएगा तो अजीब लगेगा संजय दत्त का मने लुक। मतलब समझिए मेकअप के लिए कितना लोग का ध्यान रहता है। तो ये जो लोग थे, जो मेकअप डिपार्टमेंट में ये लोग जो एक साथ मिलके काम करते थे ना, दे हैड द रोल। उनका रोल ये था कि किसी मूवी में किसी भी स्टार को अट्रैक्टिव या फिर अगली बना देने का काम था, ठीक है। बट देयर वाज ए स्ट्रिक्ट रूल बिहाइंड मेकअप। कहते हैं मेकअप के पीछे भी एक स्ट्रिक्ट रूल था, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी का मेकअप कर दिया। देयर वाज ए चीफ मेकअप मैन। सबसे पहले मेकअप डिपार्टमेंट में एक प्रमुख मेकअप मैन होता था, सबसे प्रमुख, उसी को चीफ मेकअप मैन बोलते हैं। ही यूज्ड टू मेकअप ओनली मेन एक्टर एंड मेन एक्ट्रेस। फिल्म में जो भी मेन एक्टर और एक्ट्रेस होंगे उसका मेकअप वही करता था, ठीक है। पहला यही उसका रोल था, ठीक। ही हैड 2 असिस्टेंट। वही चीफ मेकअप मैन के अंदर 2 लोग काम करते थे, एक सीनियर मेकअप मैन और एक जूनियर। माने चीफ मान लो हम ही हो गए, तो हम किसका मेकअप करेंगे? सिर्फ मेन एक्टर और एक्ट्रेस का। अब उसके 2 जूनियर होते थे, 2 असिस्टेंट होते थे, एक सीनियर असिस्टेंट और एक जूनियर। इफ देर इज सेकेंड हीरो एंड हीरोइन इन ए मूवी, अगर किसी मूवी में सेकेंड हीरो हीरोइन है तो दे विल बी मेकअप बाय, किसके मेकअप करेगा? वो सीनियर मेरा करेगा मेकअप, ठीक है। अदर स्टार्स लाइक कॉमेडियन, विलन, दे ऑल आर मेकअप बाय माय जूनियर वन। उसका मेकअप कौन करेगा? मेरा जूनियर। बात समझ में आया? माने अदर स्टार्स का मेकअप जूनियर करेगा, सेकेंड एक्टर एक्ट्रेस का सीनियर करेगा, और खुद चीफ मेकअप मैन किसका करेगा? मेन एक्टर और एक्ट्रेस का। ये था मेकअप के पीछे नियम। नाउ दोज हु परफॉर्म्ड इन क्राउड, कहते हैं उस समय में, उस समय क्या आज भी उन लोगों का भी मेकअप होता है जो पीछे बैकग्राउंड में नहीं देखते हैं कि विलन के पीछे बैकग्राउंड में खड़ा है 10, या फिर कहीं पर एक्टर और एक्ट्रेस डांस कर रहे हैं तो उनके पीछे भी 10 लोग डांस कर रहे हैं। दे वर आल्सो मेकअप, माने उनका भी मेकअप होता था। एंड द ड्यूटी ऑफ टू मेकअप देम वाज गिवन टू द ऑफिस बॉय। उनको ये काम दिया गया था कि वो किसका मेकअप करेंगे? उन कलाकारों का जो भीड़ में प्रदर्शन करते थे, ठीक है। इट वॉज ओनली द नेम ऑफ पोस्ट। ऑफिस बॉय जो है ना, पोस्ट का नाम है। द मैन हु वॉज वर्किंग एट दैट पोस्ट वॉज ए मैन अराउंड 45 ईयर्स ओल्ड। याद रखिएगा वो सिर्फ पोस्ट का नाम है, तो बॉय नहीं था वहां पर। वहां पर एक व्यक्ति ऐसा काम कर रहा था जिसका उम्र कितना था? 45 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है। नाउ ऑन द डे ऑफ शूटिंग ही वॉज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड मैन। शूटिंग के दौरान उसको आपको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखते वो, क्यों? बिकॉज आप कल्पना कीजिए अगर एक्टर एक्ट्रेस हैं तो बैकग्राउंड वाले लोग ज्यादा होते हैं। ऑन द डे ऑफ शूटिंग यू कैन फाइंड हिम
रनिंग हेयर एंड देयर विद द बकेट ऑफ पैनकेक। मतलब आप उनको मेकअप के दिन में ये देख सकते थे, शूटिंग के दिन में, कि वो पूरा बाल्टी लेकर के मेकअप का इधर उधर दौड़ते भागते नजर आते थे, सबका मेकअप करते नजर आते थे, ठीक है। बट इट वॉज एक्चुअली नॉट द रीजन ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन, ये वास्तव में कारण नहीं था उनके फ्रस्ट्रेशन का। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, दूसरे कारण से वो फ्रस्ट्रेटेड था। हम बताते क्या, ही हैड ज्वाइंड द स्टूडियो मच अर्लियर, बहुत पहले ज्वाइन किया था उसने, कहां पर, Gemini Studio को, and he used to believe that he had a lot of potential and talent to become anything like director, actor, writer, anything। उसको लगता था कि उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, जो कुछ भी बन सकता है, वो डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, कुछ भी। बट मीनवाइल, मतलब इतना करने के बावजूद भी एट प्रेजेंट स्टेटस उसका ये था, ही वॉज ए स्मॉल मेकअप आर्टिस्ट, एक जूनियर मेकअप आर्टिस्ट बनकर के रह गया था, एंड देयरफॉर ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, इसलिए वो क्या था, पूरा परेशान था, ठीक है। तो अब तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि मेकअप डिपार्टमेंट में हम लोग लिख देंगे, लुक एकदम सलून की तरह था, होल्ड करते थे, इसको चलाते कौन थे, एक महाराष्ट्रियन जिसके अंदर बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे असिस्टेंट काम करते थे, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस मेकअप रूम में जाना नहीं चाहता था, इतना ही लिख करके ड्रॉप करेंगे। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल नेशनल इंटीग्रेशन वाला हो ही गया, और ऑफिस बॉय, अगर हम लोग का एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है, एक सिंगल क्वेश्चन 2019 में आया था, डिस्क्राइब द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, 5 मार्क्स का, तो हम लोग ये तीनों मिला करके भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर सिंगल क्वेश्चन आएगा तो ब्रेक डाउन करेगा, तो ऐसे करेगा, अंडरस्टैंड, राइट डाउन। अब आप लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिए है ना, डिस्क्राइब द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखे, चलिए लिखते जाइएगा। इन द चैप्टर पोएट एंड पैनकेक बाय अशोका मित्रन, इन द चैप्टर, अशोका मित्रन तक कर लिए, कॉमा दे दीजिएगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो was located at the first floor of the building, full stop. It looked like a saloon, SALOON, it looked like a saloon, full stop. There were WRE, more than half dozen mirrors, there were more than half dozen mirrors in the room, full stop. There was always heat in the makeup room, there was always heat in the makeup room, there was always heat in the makeup room, full stop. It was also called fire room by others, it was also called fire room by others, drop. Second question लिखिएगा, what was the example of NASA integration in studio, what was the example of NASA integration in studio, अशोका मित्रन तक लिख लीजिएगा। हाँ चलिए आगे बढ़े, लिखिएगा। There was national integration in Gemini Studio, there was national integration in Gemini Studio, national integration in Gemini Studio, full stop. The makeup department was regulated, REGULATED, the makeup department was regulated by a Maharashtrian, MAHARASHTRIAN, by a Maharashtrian। मेकअप डिपार्टमेंट कौन रेगुलेट कर रहा था, एक महाराष्ट्रियन, फुल स्टॉप। He had many assistants, they all belonged to different state, कॉमा कर दीजिएगा, कास्ट एंड रिलीजन, डिफरेंट स्टेट, कास्ट एंड रिलीजन,
but they worked together, but they worked together. But they worked together, full stop. It was the perfect example of national integration. It was the perfect example of national integration. It was the perfect example of national integration. लिखिए, लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा. What work did the office boy do and why was he frustrated? What work did the office boy do? Why was he frustrated? स्टार्ट करते हैं. The office boy was a worker. The office boy was a worker in makeup department. The office boy was a worker in makeup department. The office boy was a worker in makeup department. Was a क्या चीज लिखिए? Worker in makeup department. Full stop. He used to make up those actors who performed in crowd. Those actors who performed in crowd. CROWD. Who performed in crowd. Full stop. He joined the studio with many hopes. He joined the studio with many hopes. Full stop. He wanted to become a director, comma, writer or an actor. But he could not do so. सॉरी, 3 पैर ये हो गया. अब नेक्स्ट लिखिएगा थर्ड पैराग्राफ. वर्क ऑफ ऑथर. थर्ड पैराग्राफ दीजिएगा. वर्क ऑफ ऑथर. ऑथर हमारे कौन थे? अशोका मित्रन था. ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आ रहा है. थर्ड पैराग्राफ है, सिंपल छोटा सा पैराग्राफ है. कहते हैं दैट जो ऑथर अपने बारे में सेल्फ क्या बताते हैं कि इन जेमिनी स्टूडियो ही यूज्ड टू वर्क इन ए क्यूबिलिक. सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं कि वो जेमिनी स्टूडियो में क्यूबिलिक में काम करते थे. सर क्यूबिलिक क्या होता है? एक केबिन समझते हैं? केबिन होता है ना, पर्सनली इनको केबिन मिला हुआ था. एंड ही हिमसेल्फ मेंटेन दैट, वो खुद बताते हैं कि देयर वर 2 फ्रेंच विंडो इन द केबिन. जो मेरा केबिन था ना, वहां पर 2 फ्रेंच विंडो था. ये फ्रेंच विंडो क्या होता है सर? जब विंडो एक डोर की तरह रोल प्ले करने लग जाए. बात को समझिए. अगर मान लीजिए कोई विंडो होता तो दीवार में ही सेव कर दिया जाता है. ठीक है, लेकिन अगर उसको आप जमीन तक टच कर दिए हैं, जो कि विंडो की तरह रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में अगर आप विंडो को एकदम पूरा जमीन तक ले गए तो फिर विंडो नहीं रह जाता वो. लेकिन अगर फिर भी वो विंडो की तरह काम कर रहा है, जैसे वही आप लीजिए, अगर हम उसको पूरा जमीन तक ले जाए तो एक डोर बन सकता है, लेकिन डोर फिर वो डेथ डोर हो जाएगा, क्योंकि कोई गया तो गया. ठीक है, लेकिन वो डोर की तरह नहीं काम करके विंडो की तरह काम कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंच विंडो. तो इनके केबिन में क्या था? 2 फ्रेंच विंडो था. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या जानना है आपको कि इनका जो वर्क था ना, इट अपेयर्ड सो सिंपल इन स्टूडियो. कहते हैं इनका काम बहुत ही साधारण दिखता था. कहां पर? स्टूडियो में. बिकॉज हिज ड्यूटी वाज टू कट आउट द न्यूज फ्रॉम द न्यूज़पेपर whatever is concerning with the जेमिनी स्टूडियो. जैसे जेमिनी स्टूडियो के बारे में जो भी छपता था न्यूज़पेपर में, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर में है, इनका एक सिंपल सा टास्क था कि वो कट आउट करते थे और रिकॉर्ड्स के लिए एक जगह फाइल में क्लिप कर दिया करते थे. ठीक है, एंड इट वाज द वर्क ऑफ ओनली 2 to 3 आवर्स. अभी सोच के देखिए, अगर कोई पेपर, अगर 10 पेपर भी उस टाइम में चलता था, अगर कम ही चलता था उस टाइम में, और
तो 10 पेपर में हमको सिर्फ ये ढूंढ के निकालना है कि जेमिनी स्टूडियो के बारे में क्या छपा हुआ है। जो भी छपा हुआ उसको कट करके कहाँ रखना है, रिकॉर्ड के नाम पर एक फाइल में क्लिपिंग करना है। तो इट वाज द वर्क ऑफ ओनली 2 to 3 आवर्स। ये काम इनका कितना देर का था, केवल 2 से 3 घंटे का। और शायद यही रीजन था कि उनको बुक लिखने का टाइम मिल गया ना। कौन सा बुक लिख दिया उन्होंने, माई ईयर्स विथ बॉस। और जेमिनी स्टूडियो के बारे में हम लोग अभी जो भी जान रहे हैं ये सब उन्हीं का देन है। तो देखिए इनका विभाग कोई और था, लेकिन ये बता किसके बारे में, मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बता रहे, किसके बारे में, जेमिनी स्टूडियो के। इनफैक्ट अभी और भी कुछ बताएंगे। तो इनका काम सिंपल था, तभी तो ये बुक लिख पाए। कौन सा बुक, माई ईयर्स विथ बॉस। अब आप ध्यान से सुनिएगा, तो इनका जो काम था ना बहुत ही सिंपल था। ये 2 से 3 घंटे का काम था। आफ्टर दैट ही डिड नथिंग, उसके बाद कुछ नहीं करते थे। तो दोज मेंबर्स हु यूज्ड टू हैव सम टाइम, वो सारे मेंबर्स जो वहां पर काम करते थे, जिनको भी थोड़ा बहुत समय मिलता था, यूज्ड टू विजिट हिज केबिन, इनके केबिन पे विजिट करते थे एंड शेयर सम आइडिया, और इनसे कुछ विचारों को बांटते थे। ठीक है। एंड इनफैक्ट अशोका मित्रम लाइक टू टॉक टू एवरीवन। अशोका मित्रम को भी बहुत पसंद था सभी लोगों से बात करना, बट ही नेवर वांटेड ऑफिस बॉय टू कम टू हिज केबिन। ये कभी नहीं चाहते थे कि कौन आए, बिकॉज आप बिलीव कीजिएगा वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड इंसान था। एंड ही बिलीव दैट ही हैड टैलेंट। प्रॉब्लम उसका ये था ना कि वो ये विश्वास करता था कि उसके अंदर बहुत टैलेंट है, बट जेमिनी स्टूडियो इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ हिम। जेमिनी स्टूडियो को ये समझ में आ रहा है कि उसका वैल्यू क्या है। तो ही हैड द नेचर ऑफ ग्रेट बूस्ट, मतलब सबसे ज्यादा हाँकने का आदत उसी को था अपना। एंड वेन एवर ही यूज टू कम टू द केबिन ऑफ अशोका मित्रम, अशोका मित्रम के केबिन में जब भी आता था, ही हैड द नेचर ऑफ बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ। अपने बारे में तो बढ़ा चढ़ा के बोलता ही था, इंक्लूड कर देता था उनको भी। यू आर ऑल्सो टैलेंटेड बट लुक व्हाट आर यू डूइंग। आप भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं न्यूज़पेपर। ये तो कोई भी कर लेगा। तो आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। हम लोग दोनों टैलेंटेड हैं, तो जेमिनी स्टूडियो हमारे टैलेंट को समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए अशोका मित्रम कहते हैं कि दैट आई ऑलवेज प्रे कि देयर वाज क्राउड शूटिंग ऑल द डे। हम ये हमेशा प्रे करते थे कि क्राउड शूटिंग चलता रहे भैया, ऐसा मूवी बने जिसमें मेन हीरो हीरोइन ना हो ना चलेगा, भीड़ वाले लोग ज्यादा रहें, ताकि इंगेज कौन रहेगा, मेरा ऑफिस बॉय। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये पैराग्राफ हम लोग को बताया कि ऑथर का वर्क क्या था, बहुत ही सिंपल था। राइट डाउन द आंसर। क्वेश्चन लिख लिया, इसका आंसर लिखिएगा जल्दी से। अशोका मित्र तक लिख लिए, लिखिएगा। द ऑथर हैड ए वेरी सिंपल वर्क इन स्टूडियो। द ऑथर हैड ए वेरी सिंपल वर्क इन स्टूडियो। The author had a very simple work in studio. Full stop. He used to cut out the news clippings from the newspaper about studio and attach it in files. Attach it in files. इसको कहाँ अटैच कर देता था वो, फाइल्स में। फुल स्टॉप। It was the work of only 2 to 3 hours. It was the work of only 2 to 3 hours. Full stop. Later he had no work. Later
he had no work. Later he had no work. चौथा पैराग्राफ, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ जहां से आप क्वेश्चन लिख रहे हैं. इसके बाद आपको सिर्फ समझना है, 2-3 पैराग्राफ, क्वेश्चन नहीं है. डन. चलिए, इसमें 2 क्वेश्चन आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये भी है. लास्ट पैराग्राफ जहां से आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन को लिख लिया जाए तो कितना क्वेश्चन हो रहा है? 3 और 5 6 6 के 7 क्वेश्चन हो रहा है. 6 7th क्वेश्चन हो जाएगा ना. चलिए, लेट मी टेल यू. सुब्बू एंड लीगल एडवाइजर. सबसे पहले ये ध्यान देना कि ऑफिस बॉय किस डिपार्टमेंट में था? मेकअप डिपार्टमेंट. ठीक है. Office boy considered that today he was not successful. Yeah, he could not achieve what he wanted. It is only due to one person, that was Subbu. ऑफिस बॉय ये मान लेता था ना कि आज वो जो अचीव नहीं कर पाया कोई भी चीज, या जो अनसक्सेसफुल रह गया, जो वो डिजायर कर रहा था वो नहीं पाया है, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण. और कौन है? सुब्बू. वाई सर, क्या सुब्बू क्यों था उसके पीछे? रीजन, द क्वेश्चन इज दैट. एंड वाई वॉज सुब्बू सो फेमस इन जेमिनी स्टूडियो? तो लेट मी टेल यू, सुब्बू वाज ए वर्कर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट. सुब्बू एक वर्कर था किस डिपार्टमेंट का? स्टोरी. मतलब बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट है किससे? ऑफिस बॉय से. तो फिर ये दोनों कंसर्निंग कैसे हो गए? ठीक है, समझते जाइएगा. इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, अगर आप शिक्षा की बात कीजिएगा तो लीगल जो आपका सुब्बू है वाज लेस एजुकेटेड देन ऑफिस बॉय. ऑफिस बॉय से ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था. कौन? सुब्बू. चलिए, ये तो बात हो गई पहला. इफ यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, अगर अनुभव का बात कीजिएगा तो कहीं ना कहीं सुब्बू वाज लेस एक्सपीरियंस देन ऑफिस बॉय. सुब्बू एक्सपीरियंस्ड भी कम था. किससे? तो व्हाट मेड हिम समथिंग स्पेशल सर? क्या उसको स्पेशल बना गया जो जिस कारण से वो नंबर 2, इनफैक्ट आफ्टर द SS वासन ही वाज कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो. एक सिंपल वर्कर. तो बताते हैं, लेट मी टेल यू सम क्वालिटीज. इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुब्बू क्यों कहा जाता था नंबर 2 पर. देयर आर सम स्पेशल क्वालिटीज इन सुब्बू. एट फर्स्ट सुब्बू वाज ए क्रिएटिव पर्सन. क्रिएटिव पर्सन का मतलब हो गया ही हैड द नेचर ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स. हाउएवर ही वाज द एम्प्लॉय ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट. हालांकि वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का था? स्टोरी. बट ही वाज ऑलवेज क्रूशियस टू नो अबाउट फिल्म शूटिंग, टू अदर डिपार्टमेंट्स, हाउ डज द मेकअप, हाउ इज द मेकअप डन. ठीक है, सारा चीज का जो भी डिपार्टमेंट इसको विजिट करता था, ये सभी डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ सीखना चाहता था. ठीक है. देर आर सम ऑल्सो पॉजिटिव साइंस लाइक ही बिलोंग टू ए ब्राह्मण फैमिली विच इज ऑलरेडी इक्वालिटी. एक ब्राह्मण परिवार से था. देर वॉज ऑलवेज चीयरफुल लुक ऑन हिज स्माइल. मतलब देर वॉज ऑलवेज ए चीयरफुल लुक. कहते हैं इवन हैविंग ए फ्लॉप फिल्म इन हिज हैंड, अगर कोई फिल्म का कहानी ये लिखा हो फ्लॉप भी कर जाए तो भी इसके चेहरे पर क्या होता था? स्माइल. नेक्स्ट, ही वॉज ए काइंड पर्सन. बहुत दयालु व्यक्ति था. इवन ही यूज्ड टू हेल्प दोज पर्सन्स, दोज डिपार्टमेंट वेयर ही हैड नो आइडियाज. जहां पर इसको आइडियाज नहीं होते थे वहां पर भी ये लोगों की मदद करने के लिए जाता था. ठीक है. तो नाउ एवरी मेंबर्स had become habitual to take the help from Subbu. Leave the members, even director and producer used to take help from Subbu. मेंबर्स का बात छोड़िए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर कोई फिल्म के बना रहे हैं ना तो वो भी किससे मदद लेते थे? सुब्बू. इन विच सेंस सर? किस सेंस में? इफ द डायरेक्टर वाज ट्रैप्ड इन एनी सीन, हाउ टू डू द सीन. डायरेक्टर अगर कहीं कहीं फंस जाते थे कि कोई अगर सेंसिटिव सीन है, इमोशनल सीन है, तो कैसे किया जाए, तो दे यूज्ड टू आस्क फ्रॉम सुब्बू. वो लोग किससे पूछते थे? सुब्बू से, कि सुब्बू ये सीन कैसे किया जा सकता था. ठीक है, क्योंकि इतना शूटिंग देख चुका था ना, वो क्या एक्सपीरियंस्ड हो गया था. तो सुब्बू यूज्ड टू टेल 3 and 4 ways हाउ टू कंप्लीट द सीन. सुब्बू 3-4 तरीका बता देता था सीन को करने का. लेट्स अज्यूम इफ द डायरेक्टर वाज नॉट कन्विंस विद द 3 and 4 आइडियाज, अगर डायरेक्टर वो 3-4 आइडिया से भी कन्विंस नहीं हुए ना, गिव सुब्बू 1 more minute. सुब्बू को 1 मिनट दे दीजिए, ही कुड टेल यू 13 more ways हाउ टू डू द सीन. 12-13 तरीकों और बता देता था इस सीन को कैसे करना. सो देयरफॉर ही वाज नॉट कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड. उसको लोग एक्सपीरियंस नहीं बोलते थे. ही वाज वेटरन. वेटरन बन गया था. इनफैक्ट ही वाज ऑलरेडी ए स्कूल. वो स्कूल बन गया था, इतना अनुभव हो गया था इसके अंदर. एंड नाउ ही वाज आल्सो कॉल्ड टेलर मेड फॉर फिल्म डिपार्टमेंट. लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि सुब्बू जो है ना टेलर मेड है, माने भगवान ने इसको विशेष रूप से बनाया. कहाँ के लिए? स्टूडियो के लिए. सिंस ही वाज सो क्लोज विद द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बहुत क्लोज था, तो वंस ही वाज गिवन ए चांस टू प्ले साइड रोल इन ए मूवी. एक मूवी में इसको भूमिका मिल गई साइड रोल करने के लिए. एंड बिलीव मी, ही वाज बेटर देन द मेन एक्टर. मेन एक्टर से भी ज्यादा अच्छा किरदार निभा गया. कौन? सुब्बू. तो इट वाज द रीजन दैट ही गॉट पॉपुलैरिटी इन स्मॉल फेज ऑफ टाइम.
In fact, the boss, he was very near to boss, he was very near to all the members, and he was very popular in Gemini studio. Even after all, इन सभी के बावजूद भी there was a single person in studio, एक व्यक्ति था पूरी स्टूडियो में, who did not like Subbu, and you must be knowing him, जो सुब्बू को पसंद नहीं करता था, और आप उसको जानते हैं कौन? ऑफिस बॉय। ठीक है, तो ये तो सुब्बू का कंसेप्ट हो गया। नाउ सुब्बू वाज ए वर्कर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट का वर्कर था ना। इन द सेम डिपार्टमेंट, देखिए क्या दिखाया गया इस पैराग्राफ में, इसी डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति उभर के निकल गया और नंबर 2 का पोजीशन ले लिया, बट इसी डिपार्टमेंट में एक और व्यक्ति काम करता था, नेम्ड, पोस्ट का नाम क्या दिया? लीगल एडवाइजर। पैसे से तो लीगल एडवाइजर था, वो लीगल एडवाइजर के पोस्ट पर था, बट सच लीगल थिंग्स वर नॉट नीडेड एट दैट टाइम, उतना लीगल चीज का जरूरत पड़ता नहीं था स्टूडियो में उस समय में, लेकिन फिर भी एक लीगल एडवाइजर था। दैट लीगल एडवाइजर वाज आल्सो फेमस इन स्टोरी डिपार्टमेंट, वो पूरा फेमस था, वो भी कहां पर? स्टोरी डिपार्टमेंट, बट इन ए नेगेटिव सेंस। लेकिन फेमस किस में था? वो नेगेटिव सेंस में। वाई सर? ही वाज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग सो मच रूमर्स इन द डिपार्टमेंट। कहते हैं कि लीगल एडवाइजर जो था स्टूडियो में फेमस था किस चीज के लिए? रूमर्स के लिए। रूमर्स मतलब क्या होता है सर? अफवाह, बैकबाइटिंग्स का उसका नेचर था। ही यूज्ड टू हैव कंसर्न, वो भी कंसर्न रखता था दूसरे डिपार्टमेंट में, बट इन ए नेगेटिव सेंस। लेकिन किस सेंस में चला जाता था वो? नेगेटिव। कहते हैं कि ड्यू टू लीगल एडवाइजर द ए ब्यूटीफुल करियर ऑफ एन एक्ट्रेस रिन्यूड, मतलब विद इन अ मोमेंट एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस का करियर को रियून कर दिया था किसने? लीगल एडवाइजर ने। सर हाउ सर, कैसे? वंस देयर वाज ए शूटिंग, एक बार शूटिंग चल रहा था, एंड देयर वाज एन एक्ट्रेस हु बिलोंग टू कंट्री साइड, एक कंट्री साइड छोटे शहर से आई हुई एक एक्ट्रेस थी। शी वाज वेरी पॉपुलर, विद इन 2 and 3 मूवीज शी हैड गॉट पॉपुलरिटी इन तमिल फिल्म्स, तमिल फिल्म इसको बहुत पॉपुलरिटी मिल रहा था। तो वंस देयर वाज ए शूटिंग, शूटिंग चल रहा था, एंड द डायरेक्टर वाज नॉट सेटिस्फाइड बाय द एक्ट ऑफ दैट एक्ट्रेस, वो कुछ सीन में एक्ट्रेस का एक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। So he used to give her breaks time after time, but finally she was not able to do the scene. So director कट करने का का भी लिमिट होता है। होता क्या है ना, देखिए जब फिल्म से शूटिंग होता है तो डायरेक्टर जब आपसे सीन करवा रहा है तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तो निर्देशित करता है और प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, ठीक है। तो डायरेक्टर का अगर कोई सीन्स पर सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना तो वो कट करवा सकता है। हालांकि कुछ ही एक्टर ऐसे हैं जिसको कट का जरूरत नहीं पड़ता, जो वेटरन हो गए, बिग बी हो गए, जो शाहरुख साहब हो गए, या फिर सलमान हो गया, या फिर अक्षय कुमार, ये सब वेटरन कहलाते हैं। अब ये लोग खुद ही बता देंगे कैसे सीन को करना है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा एक्टर अभी नया जो भी होंगे उनको थोड़ा सा निर्देशित करने का जरूरत पड़ता है। तो वो एक्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टर जो रियल लाइफ में पहले समझा देते हैं कि अगर कोई सीन से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो कट करेगा। एक बार कट करके देखता है कि हाँ दोबारा कर लो, रीटेक करता है, दोबारा में भी नहीं हुआ दोबारा करता है, 3 बार में जब देखता है कि नहीं हो पा रहा है तो वो थोड़ा सा ब्रेक दे देता है। ब्रेक का मतलब होता है 1 आध घंटे के बाद, मे बी कि उस सिचुएशन में वो सीन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ब्रेक जो है ना दिल पर लग जाता है। अगर ब्रेक बोल दिया डायरेक्टर तो इसका मतलब ये है कि अभी आपसे ये नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर बाद करेंगे। तो ये किसी को भी हर्ट कर जाएगा ना, उस एक्ट्रेस को हर्ट कर गया जब उसने ब्रेक दिया डायरेक्टर ने। एंड व्हेन द डायरेक्टर मूव्ड ऑफ, डायरेक्टर वहां से जब हटा तो सी स्टार्टेड टू बबल समथिंग, ये मैंने थोड़ा गुस्सा में कुछ बोलने लग गई। तो वाइल सी वाज स्पीकिंग, जब ये बोल रहे थे ना, एक्ट्रेस अपने ऊपर बोल रही थी कि हमसे सीन ये कैसे नहीं हुआ, ये स्टूपिड क्या किया लीगल एडवाइजर, वेंट ऑन स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग, गया और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को ऑन कर दिया। ऑल हर वॉइस वाज रिकॉर्डेड, सारा वॉइस रिकॉर्डेड हो गया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज फॉर ब्रेक, जब एक्टर अपने आप में बोलते बोलते रुकी थोड़ा देर के लिए, द सेम लीगल एडवाइजर वेंट एंड जस्ट स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग टू मेक हर लिसन कि हाउ यू स्पीक इन एंगर, लिसन। गया और सुना दिया उसको कि देखिए आप गुस्सा में कैसा बोलती हैं। मतलब इसका कोई कंसर्न नहीं था उस डिपार्टमेंट में, कोई जरूरत नहीं रिकॉर्डिंग करने का, ये सारा चीज करके फिर उसको सुना दिया। व्हेन द एक्ट्रेस लिसनड हर ओन वॉइस थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, जब एक्ट्रेस ने सुना अपना ही वॉइस को साउंड इक्विपमेंट के जरिए, शी कुड नॉट बिलीव, शी वॉज अमेज्ड। हालांकि देयर वाज नथिंग इंक्रीमेंटिंग, कुछ गाली वाली नहीं दी थी वो, लेकिन ऐसा कुछ बोली है वो, मैंने उसको लगा कि हाउ कैन आई स्पीक सो, मतलब इतना हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सी हरसेल्फ टेकन द डिसीजन एट द सेम मोमेंट दैट शी वुड लीव फिल्म इंडस्ट्री, उसी समय वो निर्णय ले ली कि वो क्या छोड़ देगी, फिल्म इंडस्ट्री। तो इट वाज ए करियर एंडिंग act by the legal advisor, and from that day everybody started to consider him opposite। उसी दिन से लोग उसको क्या मानने लगे, विपरीत। इतना ही नहीं, ऑल द मेंबर्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कीजिएगा, जितने भी स्टूडियो के मेंबर्स थे, दे ऑल वर द फॉलोवर्स ऑफ खादी।
खादी का फॉलोइंग करते थे. दे यूज टू पुट ऑन धोती, kurta, but the legal advisor, since his profession was a legal advisor, used to put on pant and shirt and sometimes coat. So he also looked different and he also considered different. And सुब्बू उसी डिपार्टमेंट का व्यक्ति was considered number 2. ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए. Why was सुब्बू considered number 2 in Gemini Studio? लिख लिया, स्टार्ट करें. अशोका मित्रन तब लिख लिया है ना आप लोग, चलिए स्टार्ट कीजिएगा. सुब्बू was considered number 2 in Gemini Studio. Full stop. He got a huge popularity. He got a huge popularity in a small time. In a small time. He was a worker of story department. He was a worker of story department. He had always a cheerful look. He had always a cheerful look on his face. On his face. He had always a cheerful look on his face. Full stop. He helped everyone in studio. He helped everyone in studio. He helped everyone in studio. Full stop. Not only members, full stop के बाद, not only members, but also director and producers, used to take help from him. Used to take help from him. He was tailor-made. He was tailor-made, Tailor. He was tailor-made for film department. He was tailor-made for film department. Tailor-made का मतलब होता है विशेष रूप से बनाया गया. Full stop. Full stop. In side role, in और साइड अलग से लिख लीजिएगा, इन साइड मत कर दीजिएगा. इन साइड रोल ही वॉज बेटर देन द लीड रोल. इन साइड रोल ही वॉज बेटर देन द लीड रोल. लीव इट, छोड़ दीजिए. नेक्स्ट लिख लीजिए. वाई वॉज द लीगल एडवाइजर कंसिडर्ड अपोजिट बाई अदर्स? वाई वॉज द लीगल एडवाइजर कंसिडर्ड अपोजिट बाई अदर्स? वाई वॉज द लीगल एडवाइजर कंसिडर्ड अपोजिट बाई अदर्स? क्वेश्चन लिख लिए, समझ में आ गया होगा. अब वहां पर लिखिए लिखते जाइएगा. द लीगल एडवाइजर वाज कंसिडर्ड opposite. The legal advisor was considered opposite by others. Full stop. He was the reason of spreading, spreading, spreading rumors, rumors, spreading rumors. Full stop. He was the reason of spoiling. He was the reason of spoiling the career of an actress. The career of an actress. Full stop. He also looked different. Because of his outfit.
He also look different because of his outfit. Full stop. अब यहां से सिर्फ पैराग्राफ लिख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं मिलेगा अब आपको, ठीक है? सिर्फ पैराग्राफ लिख लीजिएगा, पैराग्राफ में पॉइंट्स क्या क्या आता है वो देख लीजिएगा, समझना ये जरूरी है आप लोग के लिए। सिर्फ पैराग्राफ लिख लीजिएगा और कुछ पॉइंट देंगे वो सिर्फ लिखिएगा, और कुछ क्या, बस एक ही लाइन रहेगा उसमें। पॉलिटिकल थॉट ऑफ मेंबर्स, चलिए लिख लिया इसको, ठीक है। ऑल द मेंबर्स, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्वेश्चन से नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत का जो आप 4 पैराग्राफ देखे, 3 ना, हाँ 4 पैराग्राफ, वो 4 पैराग्राफ से आपका कंसर्निंग आंसर है, ठीक है, उसी से क्वेश्चन आना है आपका। बाकी का जो पैराग्राफ्स दे रहे हैं ये समझना जरूरी है आपके लिए, ठीक है, नहीं तो फिर चैप्टर उधर का फिर कोई भाग समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो इतना ही सिर्फ नहीं जानना ना जितना से क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर ही समझ लेते हैं हम लोग। एक्चुअली मैम जो जेमिनी स्टूडियो था ना, वहाँ ऑलमोस्ट 600 मेंबर्स काम करते थे, 600 मेंबर्स, ठीक है। एंड चूंकि स्टूडियो एक बड़ा सा था, तो स्टूडियो में आप समझते होंगे कि वहाँ पर एक इनसाइड में ही कैंटीन बना हुआ था, कैंटीन समझते होंगे आप लोग, है ना। तो देयर वाज ए फेवरेट, इट वाज द फेवरेट हंट, मतलब समझिए कि जितने मेंबर्स थे उनके लिए बहुत अच्छा एक बैठने का स्थान था वो कैंटीन। एंड मेंबर्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो यूज्ड टू सिट टुगेदर, जिसका जिस डिपार्टमेंट का जब जब काम रहा वो चले गए और कैंटीन में बैठ करके समय बिताते थे। बट एंड जब भी लोग बैठते हैं कैंटीन में, तो आप समझते होंगे कि लोगों का डिस्कशन चलता है कोई ना कोई टॉपिक पर। ऑल द मेंबर्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग दैट टाइम, जिस समय में जितने भी लोग काम कर रहे थे ना स्टूडियो का, जितने भी लोग काम करते थे, दे हैड ए टॉक ऑन ईच एंड एवरीथिंग, साउथ कल्चर, साउथ मूवी, तमिल मूवीज, फॉरेन मूवीज, सभी चीजों पर इनका डिस्कशन चलता था। बट दे नेवर टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, लेकिन जानते वो कभी बात नहीं करते थे किसके ऊपर, जबकि पॉलिटिक्स इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ एनी, चाय का अड्डा ले लीजिए, वहां पर तो लोग जरूर बात करते हैं किसके ऊपर, पॉलिटिक्स या गेमिंग के ऊपर। जब भी लोगों का झुंड जब बैठ जाए 10-15 लोगों का, तो जब भी डिस्कशन होगा तो भैया उसे पॉलिटिक्स नहीं हो ये समझ में नहीं आए। तो ये लोग जितने भी मेंबर्स थे, दे हैड ए टॉपिक कन्वर्सेशन ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, बट दे नेवर टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, कभी नहीं बात करते थे लोग किस चीज के बारे में। बिकॉज ऑल ऑफ देम, पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम ये समझिएगा तो छठा समझ में आएगा, छठा समझिए तभी सातवां समझ में आएगा, ठीक है। तो समझते जाइएगा कि दे ऑल वर द, मतलब स्टंच फॉलोवर ऑफ गांधी। जितने भी साउथ में वो समय 600 मेंबर जो काम कर रहे थे ना, बहुत बड़े, अरे खादी पहनने वाले लोग थे, तो समझ जाइए कि ये लोग सभी किसके स्टंच फॉलोवर थे, गांधी जी के। एंड अगर आप इंडिगो को याद रखे होंगे तो गांधी जी वॉज नॉट पॉलिटिकली इंटरकनेक्टेड टू एनीवन, कभी पॉलिटिकली इंटरकनेक्टेड नहीं थे वो। आप देखिए कभी भी उनको एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, या फिर आप कह दीजिए कि उनको एक मतलब पीएम या फिर प्रेसिडेंट कभी नहीं वो बन पाए, ठीक है। उन्होंने अपने आप को कंसिडर किया फादर ऑफ नेशन, हम लोग उनको यही मानते हैं। मतलब लोगों के मन में क्या धारणा आ गई थी कि गांधी जी पॉलिटिकली नहीं जुटे हुए थे, इसका मतलब एक ही कि ही डिड नॉट लाइक पॉलिटिक्स, कि उनको क्या नहीं पसंद था। तो यही विचारधारा जो है सारे मेंबर्स में फैल गई, एंड दे स्टार्टेड टू हेट पॉलिटिक्स। वो लोग सभी लोग नफरत ही कर बैठे किससे, दे कंसिडर दैट ए पॉलिटिशियन इज ए गॉडलेस मैन। वो ये मान लिए थे कि पॉलिटिशियन जो होता है वो गॉडलेस मैन होता है। दे डू नॉट हैव एनी कंसर्न विद द फैमिलीज, दे डू नॉट हैव एनी कंसर्न विद द इनोसेंट पीपल, दे हैव कंसर्न ओनली विद द चेयर। उनका कंसर्न केवल किससे, चेयर से। इनफैक्ट दे कंसीडर, वो लोग ये मानते थे कि इफ देर इज वायलेंस अमंग इनोसेंट पीपल ड्यू टू ओनली वन पर्सन, दैट इज पॉलिटिशियन। अगर कोई वायलेंस हो रहा है सीधे साधे जनता के बीच में, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है, पॉलिटिशियंस का। तो वो लोग का एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स बन गया था किसके प्रति, पॉलिटिक्स के प्रति। यानी कि इसमें एक ही चीज आपको जानना है, अगर हम आपको पूछ बैठे कि भैया पॉलिटिकल थॉट कैसा था मेंबर्स का, तो एक पॉइंट में हमको सिर्फ बता दीजिएगा कैसा कैसा था, नेगेटिव। अच्छा किसी एक का था या होल, ये हमेशा पॉइंट में रखिएगा, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 6, ये तो था कि नेगेटिव थॉट था। अब यहां देखिएगा ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। स्टेप्स बाय
स्टेप्स बाय एस वासन टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब क्या था कि किसी एक मेंबर का सोच तो नेगेटिव था नहीं, होल मेंबर जितने भी सदस्य थे काम कर रहे थे जेमिनी स्टूडियो में, सभी का सोच कैसा था? नेगेटिव। तो इट वाज ए चीफ कंसर्न फॉर एसएस वासन। एसएस वासन इस बात को लेकर के बहुत चिंतित थे कि हाउ कैन ही चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल अबाउट पॉलिटिक्स। लोगों का मानसिकता को कैसे बदला जाए, किसके प्रति? पॉलिटिक्स के प्रति। वर्तमान समय में अगर आप बात कीजिएगा तो लोग कहते हैं कि कास्ट योर वोट, इट इज योर अधिकार है, आपका अधिकार है, जरूर कास्ट करना चाहिए। एक नए देश को फ्रेम करने के लिए वोट जरूर दीजिए, पहले मतदान फिर जलपान, ये सब देखते हैं ना। लोगों को माने क्या जागरूक किया जा रहा है, किस चीज के लिए? वोट के लिए। लेकिन अगर किसी का नेगेटिव थॉट हो गया तो फिर सोचेंगे नहीं इसके बारे में, सोचेंगे क्या? तो बताइए एसएस वासन के लिए कंसर्न था कि नहीं कि लोगों का जितने भी सदस्य काम कर रहे हैं सभी का सोच कैसा हो गया है? नेगेटिव। तो ही वॉज वरीड एंड ही वांटेड टू रिमूव द नेगेटिव थॉट्स ऑफ पीपल। वो चाहते थे नेगेटिव थॉट जो है वो लोगों का क्या किया जाए? हटाया जाए, ठीक है। समझते जाइएगा। एसएस वासन वाज एक्चुअली द एडिटर, एक न्यूज़पेपर के संपादक भी थे। तो ही हैड कनेक्शन विद द डिफरेंट राइटर्स, इंडियन राइटर्स एज वेल एज फॉरेनर राइटर्स। उनका कनेक्शन इंडियन राइटर से भी था, फॉरेनर राइटर से भी था। सभी राइटर से उन्होंने संपर्क किया। हाउ कैन आई रिमूव द पुअर थॉट ऑफ पीपल, लोगों का जो खराब सोचे उसको हम कैसे हटाएं, कुछ तो बताओ। एवरीबॉडी हैज गिवन द आइडिया, सभी ने आइडिया दिया। किसी ने कहा कि काम करो कि उनको खुद से एक बार तुम कहीं पर लिख के समझा दो कि पॉलिटिक्स अच्छा चीज होता है, माने सब चीज सभी तरह का। बट ही वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन किसी से भी कन्विंस नहीं हुआ। अल्टीमेटली देयर वाज ए राइटर, एक राइटर थे जिनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। एक्चुअली आप इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानते अगर एनसीईआरटी एक चैप्टर नहीं हटाता तो। एनसीईआरटी का एक हम लोग का बुक में, अगर आप पुराना बुक होगा फ्लेमिंगो का तो खोल के देखिएगा, उसमें एक पोयम था, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम, ठीक है। एक सेकंड पोयम था लेकिन उसको ऑमिट कर दिया गया। उसके कंपोजर कौन थे? स्टीफन स्पेंडर। खैर ध्यान से सुनिएगा, इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्टीमेटली एसएस वासन का जो फाइंडिंग्स है वो खत्म हो गया किस पर जाकर के? स्टीफन स्पेंडर पर। स्टीफन स्पेंडर ने उनसे क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, कि आई हैव रिटन 2 ड्रामा, मेरे द्वारा 2 ड्रामा लिखा गया है। एक ड्रामा का नाम था जॉथम वैली, जॉथम वैली, और दूसरे ड्रामा का नाम था फॉरगेटन फैक्टर। एक ड्रामा का नाम क्या था? जॉथम वैली, और दूसरे का नाम क्या था? फॉरगेटन फैक्टर। देयर आर 2 ड्रामास रिटन बाय होम, किसके द्वारा लिखा गया था? स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। स्टीफन स्पेंडर सजेस्टेड एसएस वासन, उन्होंने एसएस वासन को सजेस्ट किया कि ये 2 ड्रामा पर बुक लिखा हुआ है, तुमको जो करना कर लो। अब ये दोनों ड्रामा ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों बेस है पॉलिटिकल बेस पर, और ये दोनों ड्रामा को अगर कोई पढ़ते हैं तो मे बी उनका पॉलिटिकल थॉट बदल सकता है। एसएस वासन को लगा कि क्यों ना ये दोनों बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए लोगों के बीच में, 600 मेंबर्स के बीच में। बुक अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अगर बुक को पढ़ लिए तो शायद वो लोग कन्विंस्ड हो जाएंगे। बट ऐसे स्टीफन स्पेंडर ने इसका अपोज किया। उन्होंने कहा कि देखो, विजुअल्स हैव द बेस्ट इंपैक्ट। ड्रामा में हम लोग के पास रामायणा का किताब कभी पढ़े हैं आप? पूरा बड़ा वाला, सच सच ईमानदारी से बताइए। बट यू नो द स्टोरी बिकॉज आपने इसको स्क्रीन पर फील भी किया। हम लोग उतना जो कैरेक्टर्स को आज जान पाए हैं ना, बिलीव मी, कोई किताब को कोई पढ़ा नहीं है। अगर कोई मैंने अगर कोई ऐसा नहीं कि रामायण बैठ के पढ़ा, नहीं, आप रामायण को इसलिए जानते क्योंकि आपने उस कैरेक्टर्स को देखा है। कहां पर? स्क्रीन पर, टीवी के स्क्रीन पर रामायण जब सीरियल आता था, या फिर इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मूवी भी आ गए हैं जो हम लोग देखते हैं। आदि पुरुष विच वाज एक्चुअली फ्लॉप, लेकिन फिर भी हम लोग जान पाए ना भैया, इतना धार्मिक थोड़ी है हम लोग कि जान पाएंगे, ठीक है। रामायण मूवी जो आ रहा है वो हम लोग कैसे, उनके जरिए हम लोग जान पाएंगे, कैरेक्टर्स को एनालिसिस कर पाते हैं। अंडरस्टैंड? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सभी कोई ने धार्मिक किताबों को पढ़ा है, समझ रहे हैं? अब यहां ध्यान सुनिएगा, जहां पर आपका मच अटेंशन का जरूरत है हमको। जॉथम वैली और फॉरगेटन फैक्टर 2 ड्रामा लिखा गया था किसके द्वारा? स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। लेकिन स्टीफन स्पेंडर ने यह कहा कि इट शुड नॉट बी रेड, इसको पढ़ा नहीं जाना चाहिए। अगर लोगों का नेगेटिव सोच है
तो अगर उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया और एक पेज पढ़ लिया ना, तो उनको लगेगा अच्छा इसमें पॉजिटिव बताया जा रहा है, तो हो सकता है किताब समेट के रख दे आपका। इसलिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा ये दोनों ड्रामा को अगर तुम विजुअलाइजेशन कर दो, अगर दिखा दो तो उन्होंने प्लान बनाया एसएस वासन ने इसको प्रेजेंट करने का एज ए ऑन स्टेज पर परफॉर्म करने का। और ये स्टेज पर परफॉर्म करने का टास्क एक सर्कस कंपनी को मिला जिसका नाम था MRA, मॉरल रिट्रीटमेंट आर्मी। ठीक है, मॉरल रिट्रीटमेंट आर्मी ये एक ऐसा ग्रुप था जो सर्कस, जैसे सम्राट सर्कस कैसे आता हमारे यहां, उसी तरह से MRA एक ग्रुप था जिसको टास्क मिला ये दोनों ड्रामा को रिप्रेजेंट करने का। कहां पर? मतलब स्टेज पर, जेमिनी स्टूडियो में। और इसमें लगभग 200 मेंबर्स काम करते थे। ठीक है, दे ऑल अपेयर्ड, ये सभी प्रस्तुत किए अपना ड्रामा कहां पर? जेमिनी स्टूडियो के स्टेज पर सभी ने ड्रामा प्रस्तुत किया। दोनों ड्रामा का नाम क्या था? जॉथम वैली और फॉरगेटन फैक्टर। अब एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, अगर लोगों का नकारात्मक सोच था और ये जब दोनों ड्रामा दिखाया गया होगा जिसमें ये बताया गया कि पॉलिटिक्स अच्छा है, तो क्या इन लोगों ने देखा होगा? आप बताइए, क्या जेमिनी स्टूडियो के सदस्य ने इसको देखा होगा? चलो एक बार देखा होगा, क्या दोबारा देखा होगा? कभी देखेंगे इसको? सपोज करते हैं इट इज नॉट रियलिटी, अगर हम कहते हैं कि यार सलमान खान को एक्टिंग नहीं आता है, हम नहीं देख पाएंगे इसका मूवी, और तुमने जिद किया कि नहीं सर एक मूवी देख लो जो आ रहा है उसका बैटल ऑफ गलगा जो था अब उसको मातृभूमि कर दिया गया है, अब आप चलिए ना सर एक देख लीजिएगा प्लीज। बोले चलो यार मेरा पैसा कहां खर्च हो रहा है, हम देख लिए। एक बार हम देख लिए, दूसरी बार हम खुद से अकेले चले गए देखने के लिए, तीसरी बार भी गए, चौथी बार भी गए, तो इट मे हैपन या तो मूवी पसंद आया या तो सलमान खान। ठीक है, ये दो बातें हो सकती हैं। खैर, अब अगले मूवी के बारे में तुम इसे इंक्वायरी कर रहे हैं कि अगला मूवी कब आ रहा है सलमान खान का, तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया है कि आपका थॉट बदला किसके प्रति? सलमान खान के प्रति। एग्जैक्टली। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दोनों ड्रामा एक बार चला होता ना तो हम समझ आते गलती से बैठ गए थे लोग इसलिए देख लिए। द मेंबर्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाच दिस टू ड्रामास नॉट वन और ट्वाइस, दैट वाज 4 and 5 times इनफैक्ट विद देयर फैमिली मेंबर्स। 4 से 5 बार इन लोगों ने इस ड्रामा को देखा और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो अब ये बताइए क्या उनका सोच सकारात्मक हुआ या नहीं? यस, इट टर्न्ड। ये उनका जो सोच है राजनीति के प्रति, जो नेगेटिविटी है वो बदल गया किसमें? पॉजिटिविटी में। तो आप बताइए उनका जो पॉजिटिव थॉट हुआ है उसमें योगदान किसका रहा? एसएस वासन का, स्टीफन स्पेंडर का? ध्यान से सोचिए, क्योंकि एसएस वासन तो हर किसी से संपर्क किए और उन्होंने ये सोच लेते बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन ये प्लानिंग किसका था कि बुक के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये किसके फॉर्म में दो? ये ड्रामा को रिप्रेजेंट कर दो ऑन स्क्रीन। तो इट वाज स्टीफन स्पेंडर विच अल्टीमेटली चेंज बिहाइंड द स्क्रीन। स्क्रीन के पास नहीं आए वो, स्क्रीन के पहले ही, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि वो लाइट में नहीं आए, लेकिन ही वॉज द हिडन एक्टर। ये हिडन टैलेंट थे, ये हिडन एक्टर थे जिन्होंने लोगों के सोच को क्या किया? बदल। अरे दोनों ड्रामा इन्हीं का, सोच इन्हीं का कि ड्रामा के रूप में दिखाओ, इनका सिर्फ गाइडलाइन किसने किया था? एसएस वासन ने। तो ये दोनों ड्रामा के बाद से लोगों का चेंज क्या हो गया? पॉजिटिव सोच हो गया। ठीक है, और सातवां और आखिरी पॉइंट क्या देखना है? विजिट ऑफ स्पेस स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम नॉट सक्सेसफुल। देखिए क्लियरली लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, अब क्या है लास्ट का पैराग्राफ को ध्यान सुनिएगा। व्हेन द टू ड्रामास गॉट ए ह्यूज सक्सेस, जब ये दोनों ड्रामा सक्सेसफुल हुआ, एसएस वासन कलेक्टेड गैदर ऑल द मेंबर्स एट वन प्लेस, सभी को एक जगह पर गैदर कर लिया और उनको कहा कि दैट यू नीड टू बी रेडी, इन इंग्लिश पोइट इज कमिंग। एक अंग्रेज कवि आ रहे हैं, यू ऑल हैव टू वेलकम, ही इज ए वेरी स्पेशल गेस्ट। आप लोग तैयारी कीजिए, एक अंग्रेज कवि आने वाले हैं। और उन्होंने नाम नहीं रिवील किया, बोले कि आप लोग के लिए बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि आज आप लोग का जो भी सोच है उनकी वजह से, तो आप लोग वेलकम कीजिएगा, एक गेस्ट आ रहे हैं। तो इट वॉज पजल फॉर एवरीवन, सबके लिए कि बन गया कि भैया एक व्यक्ति के लिए सभी मेंबर्स को तैयारी में लगना है। खैर सब लोग लग गए। ऑन द डे ऑफ रिस्पेक्टिव डे, जो भी डे था उस दिन कौन पहुंचे? स्टीफन
स्पेंडर। कोई भी मेंबर उनको नहीं जान रहे थे कि ये कौन है स्टीफन स्पेंडर। सारे मेंबर्स वहीं पर बैठे हुए थे, कहां पर, स्टूडियो में। स्टीफन स्पेंडर अपेयर्ड, स्टीफन स्पेंडर आए, ही डिलीवर्ड द स्पीच, उन्होंने लोगों को अपना स्पीच दिया। इट द स्पीच ड्यूरेशन वाज फॉर एन आवर, कहते हैं स्पीच कितने देर तक चला था, 1 घंटे तक चला था। एंड विडंबना क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो, मेंबर्स जो भी जेमिनी स्टूडियो में काम कर रहे थे, दे हैड द आइडियाज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का तो आइडिया था, बट दे वर डिफरेंट इन एसेंट, लेकिन उनका उच्चारण अलग था। एक्चुअली क्या होता है ना, जब इंग्लिश मैन इंग्लिश बोलता है तो उनका एसेंट अलग जाता है, क्योंकि उनका मदर टंग है। और जब इंडियन इंग्लिश बोलेगा उसका एसेंट अलग चला जाएगा, दोनों का एसेंट में अंतर है। द मेंबर्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज स्पोकन बाय स्टीफन स्पेंडर। जितने भी मेंबर्स बैठे थे कोई नहीं समझ सके कि स्टीफन स्पेंडर ने आखिर स्पीच क्या दी दिया। 1 घंटे का स्पीच था, केवल वो लोग 2-3 वर्ड समझ पाए, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, यही सब। बाकी वो लोग समझ ही नहीं पाए कि ये इंग्लिश पर्सन जो आया है, पहला क्वेश्चन तो ये था कि कौन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था इन्होंने क्या बोला, तीसरा रीजन क्या था आने का, ये एक मिस्ट्री बन करके रह गया, ठीक है। और एसएस वासन इसलिए उनको बुलाए थे, ये आप लोग जानिएगा। आने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर। वो क्यों आए थे, लोगों को यह बताने के लिए कि जो आपने ड्रामा को सक्सेसफुल बनाया वो मेरे द्वारा लिखा गया था, ठीक है। लेकिन उनकी यात्रा जो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियो के मेंबर्स थे वो उनके एसेंट को नहीं समझ पाए। इसलिए एक क्वेश्चन लास्ट में दिया है कि हु वाज द इंग्लिश मैन एंड व्हाई वाज हिज जर्नी अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो इंग्लिश मैन वाज कौन थे, स्टीफन स्पेंडर। और उनका जर्नी अनसक्सेसफुल इसलिए था सर, बिकॉज नोबडी कुड अंडरस्टैंड हिम, कोई भी उनको समझ नहीं सका। सर तो ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देने के लिए एग्जामिनी को इतना चीज क्रॉस करना पड़ेगा तब यहां आएगा वो, और इतना डीप क्वेश्चन वो जाता नहीं है। इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन आपका फर्स्ट 4 पैराग्राफ से ही आने वाला है। यहां के बाद सिर्फ आप ये जानिए पॉलिटिकल थॉट नेगेटिव था, छठा में ये थॉट बदल गया ड्यू टू 2 ड्रामास रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। लेकिन सातवां में स्टीफन स्पेंडर खुद ही नहीं बता सके कि ड्रामा उनके द्वारा लिखा गया था, क्योंकि एसेंट समझ में किसी को नहीं आया, ठीक है। बताते चले जाइएगा। हाँ, हु इज द ऑथर ऑफ पोएट एंड पैनकेक। चलिए, व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप, फ्रॉम विच बुक्स हैज पोएट एंड पैनकेक बीन टेकन, व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्रांड मेकअप मटेरियल, व्हाट वाज द जॉब ऑफ ऑथर इन जेमिनी स्टूडियो, cut out newspaper. Who was the boss of Gemini Studio? S.S. Vasan. Who was the Englishman visited Gemini Studio? Stephen Spender. Whom did the office boy jealous? The makeup department was headed by a Bengali, later Maharashtrian. When did MRA visit studio? 1922 याद रखिएगा, ठीक है। उसी में 1940s में सेटअप, 1952 सॉरी 1952 में विजिट हुआ उसका, ठीक है। हाउ वाज स्टूडियो, हाउ वाज सुब्बू ट्रीटेड इन जेमिनी स्टूडियो, विथ हाई रिस्पेक्ट। व्हाई वाज सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, बिकॉज ऑफ क्रिएटिव स्किल। व्हाट वाज एमआरए, द मॉरल रिट्रीटमेंट आर्मी। 14. हाउ मेनी पीपल वर देयर इन एमआरए ग्रुप, where was the Gemini studio, in which department did Subbu work, story. What was the reason of lack of communication between people of Gemini studio and the Englishman, cultural, because of caste difference, because of accent. Where did the author work in studio, in a inside a cubicle है वो B वाला point, हाँ। Who had used pancake mostly, all of these, ग्रीटा गार्बो, मिस जोहार, वेजंती माला सभी ने यूज किया था ज्यादा, ठीक है। व्हाट वाज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द क्यूबिक ऑफ ऑथर, केबिन में दोनों साइड क्या था, फ्रेंच विंडोज है ना ऑप्शंस, हाँ फ्रेंच विंडोज। व्हाट वाज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन जेमिनी स्टूडियो, व्हाट वाज द एग्जांपल, तो मेकअप रूम था, मेकअप रूम है ना।
व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय? नेम ऑफ द प्लेस प्रेजेंटेड बाय एमआरए, एमआरए ने जो दो प्ले प्रेजेंट किया क्या था? बोथ ए एंड बी। एस एस वासन वाज द एडिटर ऑफ द हिंदू, याद रखिएगा, बताया था ना वो एडिटर थे हिंदू में। स्टीफन स्पेंडर वाज द एडिटर ऑफ द इनकाउंटर, वो स्टीफन स्पेंडर भी एक एडिटर थे, दोनों का दोस्ती एक माने एडिटिंग के ही माध्यम से हो पाया था। तो ये थे हिंदू में और ये केस में थे द इनकाउंटर में, ठीक है। ये 25 पॉइंट्स आपका इसके बारे में। और फिर देख लेते हैं कि पोएट एंड पैनकेक का की पॉइंट्स क्या बनाए। चलिए देख लीजिएगा। टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद बॉस रिटन बाय अशोका मित्रम, ये आपको राइट डाउन करना होगा, ठीक है। जेमिनी स्टूडियो वाज सेटअप इन 1940 एंड इट्स फाउंडर वाज एस वासन, ठीक है। पैनकेक वाज द नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, पैनकेक किस चीज का नाम था? मेकअप मटेरियल का। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज रेगुलेटेड बाय महाराष्ट्रियन, कौन इसको रेगुलेट करता था भाई? महाराष्ट्रियन। एंड इट हैड ए लुक ऑफ सैलून, लुक किसका जैसा था इसका? द ऑफिस बॉय वाज फ्रस्ट्रेटेड विथ हिज रोल, ऑफिस बॉय बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, ये सब रिमाइंडर के लिए ऐसा बनाया हम आपको, ठीक है। ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड था अपने रोल से। ही यूज्ड टू मेकअप दोज एक्टर्स हु परफॉर्म्ड इन क्राउड, केवल उनका मेकअप करता था जो कहां पर परफॉर्म करते थे? क्राउड में। द ऑथर्स जॉब वाज कटिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग विच वाज वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट, उनका काम क्या था कि वो कटिंग करते थे, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स कर देते थे। एक्चुअली लेस दिखता था, काम जरूर सिंपल लेकिन था इंपॉर्टेंट। कोतमंगलम, ये पूरा नाम था उनका, सुब्बू का पूरा नाम कोतमंगलम सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन हु एक्टेड, रोट एंड डायरेक्टेड एंड कंसिडर्ड नंबर 2। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, द लीगल एडवाइजर वाज कंसिडर अपोजिट बाय अदर्स, लीगल एडवाइजर उसी डिपार्टमेंट का वर्कर जिसको अपोजिट मानते थे बिकॉज ऑफ हिज नेचर ऑफ स्प्रेडिंग रूमर, उसके नेचर के कारण से क्या फैलाने के लिए? रूमर को, ठीक है। द थॉट ऑफ मेंबर्स अबाउट स्टूडियो, सॉरी ऑफ स्टूडियो होगा ना, वहां पर अबाउट लिख दिया। द थॉट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टूडियो वाज नेगेटिव टुवर्ड्स किसके जरिए प्रति? पॉलिटिक्स के प्रति। एमआरए वाज इंट्रोड्यूस टू रिमूव द नेगेटिव थॉट ऑफ मेंबर्स, सम अप है ना एक साथ, ठीक है। विजिट ऑफ स्टीफन स्पेंडर टू सी द सक्सेस, वो आए थे बेचारा सफलता को देखने के लिए बट कुड नॉट डू सो बिकॉज ऑफ हिज एसेंट। क्लियर हो गया आपका? ये आपको आज मिल गया, दोनों चीज हम दे दिया आपका। अब लुइस फिशर केम टू इंडिया इन May 1942, लुइस फिशर कब आए थे? 1942 में, ठीक है। एंड मेट गांधी जी एट सेवाग्राम आश्रम, और कहां मिले थे गांधी से? वेयर ही टॉक्ड अबाउट चंपारण सत्याग्रह इन 1917, जहां पर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात किया था, जो कब हुआ था? 1917 में। ए पुअर पेशेंट राजकुमार शुक्ला केम टू टेक गांधी जी फ्रॉम लखनऊ इन 1917, एक गरीब किसान जिसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला, जो आया था गांधी जी को लेने के लिए, कहां से? मैंने लखनऊ से 1917 में। क्लियर आ रहा है? वहां तक क्लियरिटी है? He had taken Gandhi ji from Calcutta and went to Patna to meet Rajendra Prasad who was out of station. याद है कौन? 1942 में इंटरव्यू हुआ है। 1907 चंपारण एपिसोड कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। तो वो 1942 में क्या दे रहे थे इंटरव्यू? किसको? लुइस फिशर को, जहां पर उन्होंने बताया कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कब सोचा था हटाना है। तो ये कब था? 1917 था, ठीक है। गांधी जी को he had taken गांधी जी फ्रॉम कैलकाटा, अल्टीमेटली कहां से लिया उनको? कैलकाटा से। एंड वेंट टू पटना, और पहले स्ट्रेट कहां गए वो? पटना। टू मीट किस से? बट क्यों राजेंद्र प्रसाद क्यों मिलने गए थे वो लोग, बता सकते हैं आप? क्योंकि सर केस के बारे में, शुक्ला जो था ना सर इलिटरेट था, अनपढ़ था, जो रिवीजन कराएंगे तो इसे बताना होगा हमको, अनपढ़ था, तो इसीलिए केस के बारे में संदर्भ में जानकारी के लिए किसके पास गया? राजेंद्र प्रसाद, जो कि मिसफॉर्चुनेटली आप बोल दीजिए आउट ऑफ स्टेशन थे। गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी फिर कहां गए थे? He had sent a telegram to Professor J.B. Kriplani. गांधी जी arrived there in on होगा वहां पर there on 15 अप्रैल 1917। गांधी जी वहां कब पहुंचे? 15 अप्रैल 1917 को, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के घर गए, मिसबिहेव याद है। फिर गांधी जी कहां चले गए? मुजफ्फरपुर। ये ऐसे पॉइंट को याद किया था, 2 दिन तक रुके। कब पहुंचे थे? 15 अप्रैल 1917 को। गांधी जी स्टेड देयर इन द होम ऑफ मलकानी, एक गवर्नमेंट टीचर मलकानी के घर पर रुके थे। कृपलानी ने इनका स्वागत किया था, ठीक है। गांधी जी न्यू अबाउट द केस, गांधी जी किस चीज के बारे में जान गए? एंड वेंट टू सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, पहले कहां पर गए थे?
सेक्रेटरी के पास ब्रिटिश लैंड एसोसिएशन का, लेटर ही विजिटेड टू द ब्रिटिश कमिश्नर, बाद में किसके पास गए, कमिश्नर। लेकिन दोनों ने मिसबिहेव किया था गांधी जी के साथ, याद है ना। गांधी जी वेंट टू मोतिहारी, फिर गांधी जी कहां चले गए, एंड देयर ही वाज अक्यूज टू डिसओबे द ऑर्डर, जहां पर उन पर आरोप क्या लग गया कि आपने ऑर्डर तोड़ दिया, किसका, मैंने कोर्ट के आगे का अवहेलना कर दिया था ना। ही वॉज आस्क्ड टू प्रेजेंट इन कोर्ट, और उनको कहां प्रेजेंट होने के लिए बोला गया, कोर्ट में। द नेक्स्ट मॉर्निंग द होल मोतिहारी वॉज फुल ऑफ पेशेंट एंड गांधी जी सॉरी एंड ही वॉज प्रेजेंट, द होल मोतिहारी वॉज फुल ऑफ पेशेंट, गांधी जी वॉज रिलीज्ड। पूरा अगले दिन पूरा जो मोतिहारी शहर था किससे भर चुका था, किसानों से, और अल्टीमेटली गांधी जी को रिलीज कर दिया गया था, याद है ना, बिना केस का। गांधी जी विद द लॉयर्स फाउंड एविडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, लॉयर्स के साथ मिले और सभी के साथ मिलकर के काम किया, और उनको क्या मिला, एक एविडेंस मिला, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। गांधी जी एग्रीड टू टेक द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, 25% पर सहमति पर गांधी जी ने भी सहमति जता दी, क्योंकि वो मानते थे कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, जमीन। गांधी जी वर्कड ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन इन चंपारण, दोनों पर काम भी किए। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट फॉर गांधी जी। At the time of departure, he taught the lesson of self-reliance to the lawyers. टर्निंग पॉइंट मानते थे, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम वहां से यूनिटी देखा, माने किसानों को एकता समझाई, लॉयर्स को समझाया, और जब निकल रहे थे ना चंपारण से, तो जाते जाते उन्होंने सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास भी सिखाया, किसको, लॉयर्स को। अगर इतना पॉइंट पढ़ लेंगे आप तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। पोएट एंड पैनकेक का भी की पॉइंट्स हो गया आपका, और ये दोनों हो गए इंडिगो। मैंने अब तक का जो भी चैप्टर आप पढ़े हैं वो सबका आपको दोनों चीज मिल गया, कोई रिमेनिंग नहीं रहा आपका, ठीक है। तो आप बनाते रहिएगा उसका टोटली, क्योंकि 4 चैप्टर्स बचा हुआ आपका। गोइंग प्लेसेस नहीं, 3 ही चैप्टर बचता है। गोइंग प्लेसेस एक शॉर्ट है, आंट जेनिफर तो खैर हाफ एन आवर का चीज है मेरे लिए, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट आप सब तैयार रखिएगा अपना, कभी भी इसको जब रिवीजन मोड पर जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।